Welcome back to SK1AKS. We're back again with class 11th की NCERT Mathematics. This is 8 chapter sequences and series. इसमें टेक्स्ट में मेन 2 एक्सरसाइजेज हैं, फिर एक मिसलेनियस है। 8.2 एक्सरसाइज के 16 आउट ऑफ 32 प्रॉब्लम्स हम लोगों ने सॉल्व कर लिए थे। सिंस 32 प्रॉब्लम्स हैं तो वीडियोस काफ़ी लंबी हो जाती, इसलिए हम लोगों ने 16 सॉल्व किया, लीविंग द लेटर 16 फॉर द नेक्स्ट वीडियो जो कि इसमें सॉल्व करेंगे। ऑब्वियसली 2 दिन से इस पे वीडियोस नहीं थी। एक हम लोगों ने जे एडवांस्ड का मैथ का एक डिमांडेड प्रॉब्लम सॉल्व किया था एंड देन दी ऑब्वियसली डिमांडेड 2016 का रोटेशनल मैक का प्रॉब्लम इन फिजिक्स। देन दिस वीडियो अगेन वी आर बैक विद एनसीईआरटी। अब हम लोग 17th देखते हैं। And this is if the 4th, 10th and 16th terms of a GP are x, y and z respectively, prove that x, y and z are in GP. And I think this should be obvious क्योंकि 4th term बताया गया है, 4th term of a GP। and कौन सा 10th term and 16th term। Again, I think if you have already seen my previous videos on sequences and series and the way I am approaching the problem, so अब मेरी reasoning से regarding this you must be familiar। तो अब हम लोग स्ट्रेट कह सकते हैं कि यहाँ पे कितने टर्म्स का गैप है, 4th टर्म 10th टर्म, यहाँ पे 6 टर्म्स का गैप है, यहाँ पे 6 टर्म्स का गैप है। मतलब r यहाँ पे कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। इससे इस तक जाने के लिए 6 टाइम्स, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए 6 टाइम्स। सो यू माइट एज वेल से कि ये तीनों टर्म्स जीपी में होंगी। क्यों होंगी? ये तीनों टर्म्स खुद जीपी में होंगी क्योंकि अगर मैंने 6 टाइम्स, अगर मैंने एक ऐसा कॉमन रेशियो कंसिडर कर लिया जो कि r टू द पावर 6 है, इनका कॉमन रेशियो क्या, ओरिजिनल सीरीज का r। तो अगर मैंने एक ऐसे सीरीज कंसिडर कर लिया जिसमें पहला टर्म x आता है और यहाँ पे कॉमन रेशियो r टू द पावर 6 है, तो मेरा सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। थर्ड टर्म, इसमें r टू पावर 6 मल्टीप्लाई करने से हम लोग टोटल ओरिजिनल सीरीज में 16 टर्म पे पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पे y में मल्टीप्लाई करने से अगेन r टू द पावर 6, क्योंकि दिस नाउ द कॉमन रेशियो, z तक पहुँच जाएंगे। मतलब आपकी x, y एंड z खुद GP में है। सो ओवर सच रीजनिंग अब मैं उतना ज़्यादा एलाबोरेट नहीं करूँगा क्योंकि आई हैव ऑलरेडी शोन यू हाउ टू रीजन अबाउट सच इन द प्रीवियस वीडियोज़। Then we have the 18th, find the sum to n terms of the sequence 8, 88, 888 and continued। Sum to n terms। यहाँ पे सोचो क्या ये GP में है, 8 में क्या मल्टीप्लाई हो रहा कि 88 मिले 11, क्या 88 में 11 मल्टीप्लाई हो के 888 मिलता है? नहीं। तो दीज आर नॉट इन GP, ये GP में है नहीं। रादर हमें दूसरे मेथड्स यूज़ करने पड़ेंगे टू समहाउ ब्रिंग देम इन GP, कोई और सीरीज फॉर्म करनी होगी। क्या यहाँ पे देख सकते हैं, पहले हमें कैसा सम देखना है, कौन सा सम टू कितने टर्म्स, n टर्म्स, nth टर्म तक। तो इस सीरीज को सम करना है 8 + 88 प्लस में 888 प्लस में nth टर्म। सब में कॉमन है क्या, 8 कॉमन है, बाहर निकालो। पहला टर्म हो गया 1 प्लस में 11 प्लस में 111 प्लस में कंटिन्यूड अंटिल nth टर्म। तो इस सीरीज कुछ ऐसी है कि आपके 8 आ रहे हैं, अगले टर्म में एक और एक्स्ट्रा 8, अगले टर्म में एक और एक्स्ट्रा 8। हम लोगों ने 8 बाहर निकाला, 1 + 11 + 1 11 प्लस 11 11 एंड ऐसे कंटिन्यू टू 11th टर्म। क्या ये GP है? नहीं, क्योंकि देख सकते हो 1 × 11 = 11, लेकिन 11 × 11 क्या हो जाएगा, 121, नॉट 111। GP अगेन नहीं है। तो फिर क्या देखोगे, यहाँ पे मैं बेसिकली क्या करता हूँ, अगर मैंने इस चीज़ को एक्सपांड किया 11 को एज 10 + 1, तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा 100 + 1। एंड ऐसे करते करते मैंने देखा कि यहाँ पे 1 है, फिर 10 + 1 है, फिर 100 + 1 है। मैंने n टाइम्स 1 को ऐड किया, मुझे n मिल गया। लेकिन यहाँ पे क्या मिला, n - 1 टाइम्स क्या होगा, 10 प्लस में 100, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे 100 है। उसके बाद क्या मिलेगा, अगला अगर मैं टर्म देखूँ 1 1 1 1 और इस चीज़ को मैंने क्या लिखा है, 101 प्लस में ये 1 होगा। एंड सो द नेक्स्ट टर्म इज़ नॉट 100,
द नेक्स्ट टर्म यू आर नॉट गेटिंग 100 और 1000, तो अगेन ये भी जीपी में नहीं है. सो दैट इज नॉट हाउ यू डू इट. हाउ यू आर एक्चुअली सपोज टू डू इट कि अगर मैंने क्या किया, यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई किया ऊपर और नीचे 9 मल्टीप्लाई किया, तो मेरा क्या हो जाएगा, नीचे ओवर में 9 हो जाएगा और ऊपर में 9, 99, 999 एंड सो ऑन. इससे हो क्या रहा है, अगेन ऐसे सब्स्टिट्यूशंस, हाउ डू यू एग्जैक्टली अंडरस्टैंड कि हमें ऐसे सब्स्टिट्यूशंस करनी है. सो दैट कम्स विद प्रैक्टिस ओनली. You can look at the problem and जब ऐसे enough substitutions you do, ऐसे arrangements, manipulations you do, तब आपको eventually समझ आ जाता है. You have an intuition for that. यहाँ पे clearly देख सकते हैं कि ऐसा क्यों करेंगे. Why does it strike you कि यहाँ 9 multiply करेंगे. वही क्या इस चीज़ को मैं 10 - 1 लिख सकता हूँ और इसे 100 - 1 और इसे 1000 - 1. क्या 10, 100, 1000 और 10,000 ये सीक्वेंस में नहीं है, एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में. तो जब आपको देखे ये 1 + 11, 1 + 11 + 111 + 1011 है, तो यू कैन क्लियरली सी कि ये इन्हें तो ऐसे ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में नहीं कह सकते, लेकिन अगर मैंने इनमें 9 मल्टीप्लाई किया तो वो मेरी 10 - 1, 100 - 1, 1000 - 1 एंड 10,000 - 1 दिख रही है. सो यू मल्टीप्लाई 9 अप एंड डाउन. नीचे वाला 9 इधर आ गया, ऊपर वाला मल्टीप्लाई हो गया. इसे मैंने बोला 8/9, 10 - 1 प्लस में 10 स्क्वेयर - 1 प्लस 10 क्यूब - 1 कितनी बार, n टाइम्स. ऐसे कंटिन्यूड है n टाइम्स. 8/9. देखो एक -1 तो हर जगह है n टाइम्स में, तो इसे -n कर दोगे. यहाँ पे 10 + 10 स्क्वेयर प्लस 10 क्यूब कितनी बार, n बार. पहला टर्म क्या है, 10. तो हम लोगों ने किया द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ सीरीज, पहला टर्म टाइम्स में कॉमन डिफरेंस क्या है, 10 है, क्योंकि दिस ओवर दिस 10 है. 10 टू द पावर n मैंने किया, माइनस में 1 किया, ओवर में 10 - 1 9. ठीक है, माइनस में n टाइम्स हम लोगों ने 1 किया है. तो देखो इसका एक स्पेसिफिक पार्ट एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में, एंड दैट इज विच, ये वाला पार्ट. पूरी सीरीज इज नॉट ए ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, वरना तो स्ट्रेट पूरी अगर होती तो स्ट्रेट हम लोग यहीं पे या फिर यहीं पे फॉर्मूला अप्लाई कर देते, बट इट्स नॉट. तो देखो इतना यहाँ से मिल गया, फिर यहाँ पे क्या हो जाता है, 80 ओवर में 81 टाइम्स में 10 टू द पावर n - 1 और माइनस में क्या हो गया, 8n/9. दिस यू रिपोर्ट एज योर फाइनल आंसर. That is the sum to n terms. अब यहाँ पे sum to 21 terms पूछे, so you put in 21 over here in place of n and you get your answer for that. Next we have 19th. Find the sum of the products of the corresponding terms of the sequence 2, 4, 8, 16, 32 and 128, 32, 8, 2 and half. दो सीक्वेंसेस हैं, एक 2, 4, 8, 16, 32. तो देखो फाइनाइट सीक्वेंस है, क्योंकि ऑल्दो कंटिन्यू हो सकती है, हमारे पास इतने ही मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं रखने के लिए जिन्हें हम लोगों ने ऐसी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में रखा है. नेक्स्ट सीरीज क्या है, 128, 32, 8, 2 and half. Sum of the products of the corresponding terms of the sequences. मतलब यहाँ पे फर्स्ट टर्म टाइम्स फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म्स टाइम्स सेकेंड, थर्ड टाइम्स थर्ड, फोर्थ टाइम्स फोर्थ. राइट, मैंने सही टर्म्स लिखे ना, 128 हो गया, 32 हो गया, 8. अच्छा, दिस एंड दिस. ठीक है, इनके हमें प्रोडक्ट करने हैं, फिर हमें क्या करना है, सारे टर्म्स के ये जो भी हमारे पास टर्म्स मिले इन्हें ऐड करना है, वो फाइंड करना है कि इसका रिजल्ट क्या होगा. तो पहली चीज़ देखो, एक चीज़ हम लोग कर सकते हैं कि क्लियरली इनके प्रोडक्ट्स निकाल सकते हैं, एक एक करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, देन वी ऐड, बट दैट्स नॉट हाउ वी प्रोसीड. हमें एक पैटर्न देखना है, वो क्या है, ये एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है जिसका कॉमन रेशियो है, क्या है, 2. R1 is 2. ये एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है जिसका कॉमन रेशियो क्या है, यहाँ पे 1/4 दिख रहा है, 1/4. ये एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है जिसका फर्स्ट टर्म है 2 एंड यहाँ पे सेकेंड
सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म है 128। तो देखो जब मैंने दोनों सीरीज़ की पहले टर्म्स को मल्टीप्लाई किया फिर दूसरे टर्म्स को मल्टीप्लाई किया, क्या मुझे एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस मिलेगा? क्लियरली मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया तब मैं इसे यहाँ पे रख सकता हूँ और मुझे पता है कि ये जो हमारी नेक्स्ट टर्म है पहली सीक्वेंस एक फिक्स्ड अमाउंट से एक फिक्स्ड फैक्टर से इंक्रीज होती है और ये जो हमारे पास सीक्वेंस है ये भी एक फिक्स्ड फैक्टर से इंक्रीज होती है। तो जब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया एंड फिर मैंने इन दोनों कॉमन डिफरेंसेस को मल्टीप्लाई किया तब उसी फिक्स्ड फैक्टर से क्या मैं कह सकता हूँ कि इन दोनों का प्रोडक्ट फॉलो होगा, राइट? सो यू कैन क्लियरली सी कि इन दोनों का प्रोडक्ट अगर मैं देखूँ हर एक टर्म का इसकी खुद एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बननी चाहिए। सो इन दैट केस आई कैन से कि मेरे पास बेसिकली अगर सम टू ये कितने टर्म्स हैं, 5 टर्म्स हैं, मुझसे सम टू 5 टर्म्स ऑफ दीज पूछा है कि पहले इसे इससे मल्टीप्लाई करो, इससे। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले टर्म को पहले टर्म से मल्टीप्लाई किया। ये क्या है? दिस इज 256 एंड देन आई से कि उसके आगे जो हमारे पास नेक्स्ट 5th टर्म्स तक जाएंगे ये पूरा एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है विथ द फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड विथ दिस टर्म मल्टीप्लाइड बाय दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, यू कैन से दैट। लेकिन हम ऐसा भी कह सकते हैं क्योंकि ये इसी से फॉलो हो रहा है और ये इससे फॉलो हो रहा है इन फिक्स्ड अमाउंट, मतलब इनका प्रोडक्ट इस रेशियो का प्रोडक्ट टाइम्स इस रेशियो का प्रोडक्ट होगा। तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी? नेक्स्ट टर्म इस टर्म से फॉलो होगी विद द कॉमन डिफरेंस दिस टाइम्स में दिस वाला कॉमन डिफरेंस क्या है? हाफ है। मतलब नेक्स्ट टर्म क्या होगी? 128 हो जानी चाहिए। उसके बाद क्या होगी? उसके बाद हमारी 128 की हाफ होती है 64 हो जाएगी, फिर 32 ऐसे। तो हमें कितने 5 टर्म्स के ऑफ दिस सीक्वेंस सम पूछा है तो मैंने रखा 256 टाइम्स में हाफ 1 माइनस हाफ टू द पावर क्या 5 टर्म्स हैं 1 2 3 4 5 1 माइनस हाफ तो ये ओवर में 2 चला गया। देन दिस इज 256 टाइम्स में 2 क्या होता है? इज इट 256 टाइम्स में 2 12 का 2 1 कैरी 2 5 10 1 11 1 1 कैरी 512। सो वेरी कॉमन नंबर इंडीड। ये हो गया 512 2 टू द पावर 5 माइनस 1 ओवर में 2 टू द पावर 5। 2 टू द पावर 5 क्या होता है? आई थिंक इट इज 32। तो ये चीज़ मैंने 32 रख दिया। 256 ये भी 2 का कुछ पावर ही होता है एज आई रिकॉल, क्योंकि मुझे पता है 2 टू द पावर 5 32 है तो 2 पावर 6 क्या है? 64 है। 2 पावर 7 इज 128, 2 पावर 8 इज 256, 2 पावर 9 इज 500 जो भी नंबर था 12। तो ये चीज़ क्या हो गई? 2 टू द पावर 9 हो गई। ये चीज़ 2 टू द पावर 5 है। कितनी बार में कैंसिल करें? 4 टाइम्स में, मतलब 16 टाइम्स में। तो यहाँ पे एक्चुअल में ये कैंसिलेशन एक्सपैंड करके नहीं करनी, हैव टू ट्राई इट लाइक दैट ताकि चीज़ें सिंप्लीफाई हो। 2 टू द पावर 4 है मतलब क्या 16, 2 टू द पावर 5 विच इज़ वॉट विच इज़ 32 माइनस 1 में मतलब 31 क्या है? 16 टाइम्स में 31। इससे 15 प्लस 1 टाइम्स में मैं क्या लिखूं? 15 प्लस 1 टाइम्स में 30 प्लस 1। वी could ट्राई दैट। टाइम्स में 30 प्लस 1। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाता है? इसका कोई फॉर्मूला है जनरल, लगता है हमें एक्सपैंड करना होगा। एक तो 15 टाइम्स में 30 क्या हो गया? 480 प्लस में एक 30 आएगा, प्लस में एक 1 आएगा, प्लस में एक 15 आएगा। मतलब यहाँ पे क्या मिल गया? 480 प्लस में 30 15 45 तो 46 हो गया। यहाँ पे क्या आ गया? 7 2 and 5 मतलब 527। तो ये जो पूरा आपका प्रोडक्ट का सम मिलता है दैट इज़ 527। एंड द रीज़न यू आर सपोज टू ट्राई इट लाइक दैट इज़ क्योंकि जो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो लिटरली यही प्रूव करना है कि 2 सीक्वेंसेस हैं, उनके फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई करो। ऐसे करते करते तो आपका क्या होगा? एक और सीक्वेंस फॉर्म हो जाएगा। एंड द सेकंड इज दिस इज ऑब्वियसली अ सुपेरियर अप्रोच दैन टू स्ट्रेट मल्टीप्लाई करते जाओ एंड उसमें ऐड करते जाओ। इट्स लाइक दैट्स नॉट हाउ यू प्रोसीड।
जो हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है दैट इज 20, शो दैट द प्रोडक्ट्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस small a r square a r to the power n minus 1 and capital A capital R square to the a r to the power n minus 1 form a GP and find the common ratio. exactly जो हम लोगों ने previous question में किया है, तो जैसे हम लोगों ने रीजन किया दैट इज एग्जैक्टली हाउ यू डू इट, उसी को जनरली हमें प्रूव करना है. सो व्हाट एनसीईआरटी एक्सपेक्टेड यू टू डू वाज कि पहले प्रॉब्लम में ऐसे मल्टीप्लाई करके ऐड करो, लेकिन हम लोगों ने वहाँ पे ही यही हम लोगों ने फॉर्मूला लगा दिया. तो यहाँ पे मैं फिर से रीज़न कर देता हूँ, क्योंकि आप बेसिकली क्या कर रहे हो, पहले टर्म को कुछ ऐसा एंड इसके पहले टर्म को ऐसे रख रहे हो, फिर इसका जो नेक्स्ट टर्म इससे एक फिक्स नंबर मल्टीप्लाई करके मिल रहा, इसका नेक्स्ट टर्म इस फिक्स नंबर मल्टीप्लाई करके मिल रहा. तो अगर मैंने सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई करने की कोशिश किया, क्या मैं कह सकता हूँ कि इसका सेकेंड टर्म्स टाइम्स में इसका सेकेंड टर्म्स इज बेसिकली इसका फर्स्ट टर्म टाइम में इसका फर्स्ट टर्म टाइम्स में इसका कॉमन डिफरेंस टाइम्स में इसका कॉमन डिफरेंस. और चूंकि इसका फर्स्ट टर्म टाइम्स इसका फर्स्ट टर्म इस नई सीरीज का फर्स्ट टर्म है, तो आपको नेक्स्ट टर्म कैसे मिला, नई सीरीज का फर्स्ट टर्म टाइम्स में पहली सीरीज का कॉमन डिफरेंस टाइम्स दूसरी सीरीज का कॉमन डिफरेंस, एंड ये आगे ये सारे टर्म्स के लिए फॉलो हो रहा. मतलब जो नई सीक्वेंस बनी उसमें जो फर्स्ट टर्म क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ द टू सीक्वेंसेस, एंड कॉमन डिफरेंस क्या है, इन दोनों का कॉमन रेशियो का प्रोडक्ट. दैट्स इट. देयर यू गो. 20th प्रॉब्लम. 21st देखते हैं. फाइंड 4 numbers forming a geometric progression in which the third term is greater than the first term by 9 and the second term is greater than the fourth by 18. तो 4 टर्म्स की बात की गई है और कहा गया है कि इन चारों नंबर्स को फाइंड करना है इन दिस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जहाँ पे थर्ड इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 9, दिस टर्म इज ग्रेटर देन दिस टर्म बाय 9, मतलब दिस इज इक्वल टू 9 प्लस में दिस. और यहाँ पे है कि सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन सेकेंड टर्म, इज इट, सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ बाय 18. दिस इज इंटरेस्टिंग. यहाँ से एक चीज़ क्लियरली पता चलती है कि अगर तीसरी टर्म पहली टर्म से बड़ी है बाय 9 इन अमाउंट, तो एक चीज़ तो आप गेस करोगे कि ये प्रोग्रेशन इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग प्रोग्रेशन है. यहाँ पे कम वैल्यू, फिर उससे ज़्यादा, फिर कम, फिर उससे ज़्यादा, यू कैन गेस दैट. लेकिन फिर ये कह दिया गया कि ये जो टर्म है ये इससे बड़ी है, सेकेंड फोर्थ से बड़ी है बाय 18, एंड दैट इज़ लाइक अ डिक्रीजिंग प्रोग्रेशन. मतलब पहली चीज़ इस प्रोग्रेशन के बारे में पता चली कि जो कॉमन रेशियो है ये नेगेटिव है, क्योंकि जब कॉमन रेशियो नेगेटिव होगा तब हमारी जो टर्म्स होंगी वो अल्टरनेटिवली प्लस एंड माइनस पे आएंगे. तो क्लियरली हम इसे सॉल्व तो करने वाले हैं, बट फर्स्ट वी नीड टू थिंक कि कितना इस प्रॉब्लम के बारे में जान सकते हैं विदाउट एक्चुअली सॉल्विंग इट. हम लोगों ने क्या पता कर लिया कि कॉमन रेशियो लेस दैन 0 होगा, तभी आपकी ऐसी हो सकती है कि यहाँ पे आपको इंक्रीजिंग दिख रहा और यहाँ पे डिक्रीजिंग दिख रहा. नाउ व्हाट डू यू डू, वेल मैंने फर्स्ट टर्म को a बोला एंड वेल लेट्स से कॉमन रेशियो इज a, कॉमन रेशियो इज r, तो ये ar हो गया, ar स्क्वेयर एंड ar क्यूब हो गया. यू आर सपोज टू फाइंड दीज नंबर्स, देन यू डू कि ar स्क्वेयर मतलब आपका हो गया a r स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल टू 9, क्योंकि ar स्क्वेयर माइनस में a 9 बताया गया है. द फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन फर्स्ट बाई 9, तो आपका क्या हो गया कि ए आर स्क्वेयर इज इक्वल टू ए प्लस में 9. ओके, उसके बाद कहा गया कि ए आर क्यूब माइनस में ए आर, इनफैक्ट इट हैज़ बीन टोल्ड कि ए आर माइनस ए आर क्यूब एक्चुअली इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू 18. ठीक है, तो इसे मैं क्या लिखता हूँ, इसे मैं लिखता हूँ ए आर 1 माइनस आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 18. ए कॉमन ले लिए, आर कॉमन ले लिए, यहाँ पे क्या बचा 1 माइनस आर स्क्वेयर, ए आर माइनस ए आर क्यूब. परफेक्ट. इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड करो तो क्या मिल जाता है, ए से ए कैंसिल हो जाता है, 1 आर स्क्वेयर माइनस 1 ओवर में आर टाइम्स में 1 माइनस आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 ओवर 2 मिल गया. आर स्क्वेयर माइनस 1 एंड 1 माइनस आर स्क्वेयर कैंसिल हो जाता है, एक माइनस साइन छोड़ देता है क्योंकि आप टू मल्टीप्लाई माइनस एंड माइनस ऊपर नीचे ताकि ये दोनों बेसिकली सेम टर्म्स हों. तो इस माइनस को मैं इधर कर देता हूँ. ठीक है, r इज इक्वल टू -2. एंड जैसा हम लोगों ने गेस किया था
कि जो कॉमन रेशियो है ये नेगेटिव है, 0 से कम है, दैट यू हैव इट 0 से कम है, r इज इक्वल टू -2 हमें इस केस में मिल जाता है। नेक्स्ट वी हैव 22nd, इफ द pth, qth एंड rth टर्म्स ऑफ अ GP, all right, so next we have 22nd problem, and that is if the pth, qth and rth terms of a GP are a, b and c respectively, prove that a to the power q minus r, b to the power r minus p and c to the power p minus q is equal to 1. pth, qth and rth terms of a GP क्या है? a, b and c, pth term, qth term, rth टर्म। तो देखो अगर ये pth, qth एंड rth टर्म्स हैं, पहले मैंने pth टर्म से qth टर्म मतलब a से b तक जाने के लिए कितनी बार अपना कॉमन रेशियो r मल्टीप्लाई किया होगा? मैंने मल्टीप्लाई किया होगा q माइनस p टाइम्स। सो आई कैन क्लियरली से कि b ओवर a का रेशियो क्या हो जाना चाहिए? सिंस मैंने उतनी बार मल्टीप्लाई किया है, सो b इज इक्वल टू a टाइम्स में कितनी बार r मल्टीप्लाई हुआ है, तो इनका रेशियो b और a का रेशियो क्या है? r टू द पावर q माइनस p। और वैसे ही मुझे qth टर्म से rth टर्म मतलब b से c जाने तक कितनी बार मैंने अपना कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई किया? r माइनस q टाइम्स। तो c ओवर b क्या हो जाना चाहिए? r टू द पावर, इसका रेशियो r टू द पावर r माइनस q। अब देखो थोड़ी सी यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकती है रिगार्डिंग द नोटेशन, क्योंकि मैंने स्मॉल r से ही कॉमन रेशियो डिनोट कर दिया। तो ऐसे हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, इसे मैं रेशियो ही लिख देता हूँ, क्योंकि r ऑलरेडी एज अ टर्म यहाँ पे यूज्ड है। सो द रेशियो इजंट गोइंग टू डू मच विथ अस आफ्टर दिस, तो हम लोग इतना ही कर देते हैं। अब अगर मैंने यहाँ पे क्या किया, 1 ओवर q माइनस पी पावर ले लिया, तो मेरा कॉमन रेशियो मुझे मिल जाता है एज b ओवर a टू द पावर 1 ओवर q माइनस p। और यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, पावर में 1 ओवर r माइनस q ले लिया, तो यहाँ पे भी मुझे वही रेशियो मिल जाते हैं जो कि यहाँ वाले तो मैंने इक्वेट कर दिया, इज इक्वल टू ये किसके बराबर है? c ओवर b टू द पावर 1 ओवर r माइनस q। इतना हो गया। अब इस रेशियो की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें ये वाला रेशियो मिल गया है, ये इक्वेशन मिल गई है। इसके साथ डील करते हैं। दोनों साइड मैंने क्या किया, q माइनस पी टाइम्स में r माइनस क्यू की पावर रेस कर दिया। उससे क्या होता है, उससे ये 1 ओवर q माइनस पी हट जाता है, और यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे r माइनस क्यू बच गया। तो b टू द पावर r माइनस क्यू ओवर a टू द पावर r माइनस क्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे r माइनस क्यू हट गया, क्या बचा, q माइनस पी बचा, c टू द पावर q माइनस पी ओवर में b टू द पावर q माइनस पी। तो देखो एक चीज़ तो एक b यहाँ b से कैंसिल हो गया। कैसे? b टू द पावर r माइनस क्यू का क्या मतलब, b टू द पावर r ओवर b टू द पावर q। यहाँ पे b टू द पावर q माइनस पी डिनोमिनेटर में, एक b टू द पावर p ऊपर जाएगा, नीचे b टू q रहेगा, b टू q से b टू q कैंसिल। यहाँ पे बचता क्या है, यहाँ पे बचता है a टू द पावर q माइनस r मैंने लिख लिया ऊपर में, क्योंकि a टू r माइनस क्यू डिनोमिनेटर में मैंने इसे ऊपर लिख लिया। फिर यहाँ पे देखो, फिर यहाँ पे है b टू द पावर p ऊपर गया। ऑल राइट, इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, इस साइड भेजेंगे। यहाँ पे क्या बचता है, b टू द पावर r है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया b टू द पावर r माइनस में क्या है, q वाला कैंसिल, p वाला बचा। और फाइनली c2 क्या पावर बच जाता है, यहाँ पे है c2 q माइनस पी, इस साइड करो c2 p माइनस q हो गया, इज इक्वल टू, इस साइड पे सिर्फ 1 बचता है, दैट यू हैव इट। सिंपल सी प्रॉब्लम थी। यू जस्ट हैव टू सी कि कितनी बार ये रेशियो मल्टीप्लाई हो रहा है टू गेट थ्रू टू वन टर्म टू अनदर। फिर से मैच कर लेते हैं, a टू q माइनस r, b टू r माइनस p एंड c टू p माइनस q इज इक्वल टू 1। 23rd देखते हैं, if the first term and nth terms of a GP are a and b respectively and capital P is the product of n terms, prove that p square is equal to ab whole to the power n। एक GP है जिसका फर्स्ट टर्म a, लास्ट टर्म b। when I say last I actually mean nth term, लेकिन हम लोग यहीं तक GP कंसिडर करें। ऑल राइट, तो देखो कैपिटल P इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स
n टर्म्स का प्रोडक्ट। एंड क्या बताया गया है कि कैपिटल P स्क्वेयर इज इक्वल टू AB टू द पावर n। ठीक है, ये प्रूव करना है। टू प्रूव जो मैंने रीजनिंग दिया था, इनफैक्ट इस चीज़ को मैंने कहा भी था कि प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स ऑफ अ GP वैसे ही निकलता है जैसे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP आपका निकलता है। एंड आई ऑल्सो शोड इट आई थिंक इन द वीडियो ऑन जहाँ पे मैं GP एक्सप्लेन कर रहा था। सो आई विल क्विकली गिव अ रिव्यू ऑफ दैट, ओनली अ क्विक ओवरव्यू ऑफ दैट। मैंने क्या बताया, दिस टाइम्स दिस इज इक्वल टू सेकेंड टर्म टाइम्स सेकेंड लास्ट टर्म, थर्ड टर्म टाइम्स थर्ड लास्ट टर्म। ऐसे सारे टर्म्स के लिए हैं कितने टर्म्स, n टर्म्स हैं। ठीक है, अगर मैंने n बार इन्हें मल्टीप्लाई किया क्या मुझे p मिलेगा? नहीं, मुझे p स्क्वेयर मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसे इससे मल्टीप्लाई किया और इसे इससे मल्टीप्लाई किया और इससे मल्टीप्लाई किया, a और b को मल्टीप्लाई किया, राइट। तो बेसिकली क्या हो रहा है, पहली बार मल्टीप्लाई करने पे मुझे ए बी मिल रहा है, बता दिया गया ये टर्म है ये a और ये टर्म है b, तो इनका प्रोडक्ट ए बी। सेकेंड टर्म एंड सेकेंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट भी तब वही होना चाहिए, तो ये भी क्या होगा, ए बी ही होगा, क्योंकि आई टोल्ड यू फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का जो प्रोडक्ट है वही सेकेंड और सेकेंड लास्ट का है, थर्ड और थर्ड लास्ट का है, सो ऑन। तो इनका प्रोडक्ट ए बी, तो इनका भी प्रोडक्ट ए बी, इनका भी प्रोडक्ट ए बी, इनका भी प्रोडक्ट ए बी। तो अगर आपके पास यहाँ पे n टर्म्स होते और यहाँ पे n टर्म्स होते एंड इन्हें मल्टीप्लाई करते, इनके बीच 2n टर्म्स होते, इन्हें मल्टीप्लाई करते तो आप n टाइम्स मल्टीप्लाई कर पाते, राइट। लेकिन है तो सिर्फ n टर्म्स, तो आप दो की पैर्स में अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो n ओवर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर पा रहे हो। मतलब अगर इन्हें आपको मल्टीप्लाई करना है n बार, तो आप जब मल्टीप्लाई करोगे आपको p का स्क्वेयर मिलना चाहिए। सो दैट यू हैव इट, p स्क्वेयर इज इक्वल टू इनका प्रोडक्ट ए बी टू द पावर n। ऐसे नहीं और प्रॉपर रीजनिंग चाहिए, यू कैन थिंक कि इन्हें n ओवर 2 टाइम्स हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट। सो यू हैव इट कि इनका प्रोडक्ट इज इक्वल टू ए बी टू द पावर n ओवर 2, दोनों साइड स्क्वेयर करो, p स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी टू द पावर n। तो इंस्टेड ऑफ हैविंग टू राइट ऑल दैट फॉर्मूला, ऑल यू हैव टू नोटिस इज दिस चीज राइट हियर, इतनी बार मल्टीप्लाई करे ये इनके प्रोडक्ट का स्क्वेयर होगा। Next we have 24th. Show that the ratio of the first n terms of a GP to the sum of terms show that the ratio of the sum of first n terms of a GP to the sum of terms from n plus 1th to 2nth term is 1 over r to power n. Again intuitively obvious, क्योंकि यहाँ से आपने पहला टर्म लिया एंड कैसे कहाँ तक गए, nth टर्म गए एंड यहाँ पे सारे टर्म्स को सम कर दिए, ठीक है। फिर यहाँ पे n प्लस 1th टर्म से शुरू किए और कहाँ तक गए, 2nth टर्म तक गए। दिस इज फर्स्ट, nth, n प्लस 1th, 2nth टर्म तक गए एंड इन सबको सम कर दिए। तो दिस सम ओवर दिस सम क्या शो करना है, 1 ओवर r टू द पावर n। r क्या है, कॉमन डिफरेंस, एंड n क्लियरली दी n शोन हियर। तो अगर मैं कहूँ मैंने फर्स्ट से nth तक गया, nth टर्म से n प्लस 1th टर्म जाने के लिए मुझे r मल्टीप्लाई करना है, कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अगर मुझे n से n प्लस 1 जाने के लिए कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई करना है एंड मैंने फिर क्या किया, मुझे उसके आगे जाना है n प्लस 2th टर्म, तो मुझे फिर से कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई करना है एंड उसके आगे जाना है, मुझे फिर से उसमें कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई करना है। सो इसके आगे जाना इज बेसिकली लाइक यहाँ से यहाँ तक मैं गया कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई करके। सो व्हेन यू ऐड ऑल दीज टर्म्स एंड व्हेन यू ऐड ऑल दीज टर्म्स, इनके सम से क्या मैं कॉमन रेशियो बाहर निकाल सकता हूँ। इनफैक्ट अगर मैंने इनके सम से क्या निकाल दिया, कॉमन रेशियो टू द पावर n बाहर निकाल दिया, तो ये टर्म क्या बन जाएगा, ये वाला फर्स्ट टर्म बन जाएगा। सो आई एम नॉट गोइंग टू एक्चुअली राइट दीज इक्वेशंस। यहाँ पे जितना चीज़ों के साथ रीजन कर सकते हैं, यू हैव टू ट्राई दैट, यू हैव टू थिंक, नॉट जस्ट ब्लाइंडली सॉल्व। नहीं, ब्लाइंडली सॉल्व करोगे यू आर स्टिल गना गेट द आंसर। आप क्या करोगे, सम ऑफ n टर्म्स लिखोगे, ठीक है,
फिर सम ऑफ दिस टर्म से दिस टर्म लिखोगे, इसे कैसे लिख सकते हो, सम ऑफ 2n टर्म्स माइनस में सम ऑफ n टर्म्स ऐसे लिखोगे, एंड देन यू विल शो कि इनका रेशियो 1/r⁴n है. बट वेल दैट गिव्स यू द आंसर. बट हाउ अबाउट दिस कि आपने यहाँ से क्या किया, r⁴n बाहर निकाल लिया, एंड आपको पता है कि ये टर्म क्या होगा, इसमें r⁴n-1 टाइम्स में आपने मल्टीप्लाई किया फर्स्ट टर्म को, यहाँ से मैंने r⁴n मल्टीप्लाई किया, क्योंकि अब ये फर्स्ट टर्म टाइम्स r⁴n होगा, मैंने जब निकाला ये फर्स्ट टर्म बन गया, राइट. तो जब मैंने यहाँ से r⁴ इस सीरीज से कॉमन निकाला, r⁴n ये फर्स्ट टर्म बन गया, ये क्या बन गया, सेकेंड टर्म बन गया, ये थर्ड टर्म बन गया, एंड तब ये जो पूरा सम तो बेसिकली क्या है, ये पूरा सम r⁴n टाइम्स में ये वाला सम है. एंड देन यू हैव मतलब पहली सीरीज का सम फ्रॉम द फर्स्ट टू nth टर्म ओवर में द सम फ्रॉम n+1 टू 2nth टर्म क्या हो जाना चाहिए, 1/r⁴n हो जाना चाहिए. देयर यू हैव द आंसर. नेक्स्ट वी हैव 25th problem, and that is if A, B, C and D are in GP, show that A square plus B square plus C square. Now this is some lengthy arithmetic, not arithmetic, algebra. Times में B square plus C square plus D square is equal to AB plus BC plus CD का होल स्क्वायर. ऑल राइट, यहाँ पे हमें थोड़ी लंबी हो सकता है अलजेब्रा करना पड़ जाए. पहली चीज ए बी सी एंड डी आर इन जीपी, मतलब मैं लिख सकता हूँ कि जो बी ओवर ए का रेशियो यहाँ पे है ए बी सी एंड डी, बी ओवर ए इज इक्वल टू ऑल्सो सी ओवर बी, एंड दैट ऑल्सो इक्वल्स क्या, डी ओवर में सी. तो मैंने इस इक्वेशन को देखा, पहली चीज़ बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी, इस इक्वेशन से सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए डी, ये चीज़ पता चली. 3 इक्वेशंस पहले निकालो, ये एक और प्रॉपर्टी है जीपीज की, दिस टाइम्स दिस इज इक्वल टू दिस टाइम्स दिस, जो कि हमारी काम आएगी कि ए सी इज इक्वल टू बी डी. क्या, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट इज इक्वल टू सेकेंड टर्म टाइम सेकेंड लास्ट टर्म का. तो ये हम लोगों ने क्या देख लिया, 3 प्रॉपर्टीज जीपी की देख लिया. अब इस चीज़ को मल्टीप्लाई करो, पहले इसे मल्टीप्लाई करके एक्सपांड करते हैं. ए स्क्वेयर टाइम्स में बी स्क्वेयर लिखो, प्लस में ए स्क्वेयर टाइम्स सी स्क्वेयर, प्लस में ए स्क्वेयर टाइम्स डी स्क्वेयर, ठीक है. प्लस में b टू द पावर 4 हो गया, प्लस बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर डी स्क्वेयर, प्लस में सी स्क्वेयर, बी स्क्वेयर है तो बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर, प्लस में सी टू द पावर 4 प्लस में सी स्क्वेयर डी स्क्वेयर. अब देखो ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर यहाँ है, इस पूरी चीज़ को हमें क्या लिखना है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वेयर. इस चीज़ को भी अगर मैंने एक्सपैंड किया तो मुझे क्या मिल जाता है, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर डी स्क्वेयर. पहले ये तीनों टर्म्स मिलेंगे और बाद में 2ab bc प्लस में 2bc cd प्लस 2ab cd यही मिलेगा. तो पहले मैंने कुछ टर्म्स को ऐसे सॉर्ट आउट कर लिया, ये वाला टर्म मेरा है वहाँ पे, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर है, प्लस में हमें एक टर्म बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर चाहिए, बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर चाहिए, राइट. तो यहाँ पे बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर है हमारा. ऑल राइट, परफेक्ट. एक चीज़ मैं यहाँ पे देखता हूँ क्या मैंने टर्म सही लिखा है, ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी डी. तो पहले टर्म का स्क्वेयर प्लस में दूसरे टर्म का स्क्वेयर, तो इस वाले बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर को मैं उठा के यहाँ पे रख देता हूँ प्लस बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर, क्योंकि अगर हम प्रॉपरली देखें यहाँ पे 2 बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर है, मतलब ये रिड्यूस होके इनटू समथिंग एल्स सर्व करने वाला है. और प्लस में क्या है, उसके बाद मुझे क्या चाहिए, सी स्क्वेयर डी स्क्वेयर, ये वाला सी स्क्वेयर डी स्क्वेयर मैंने यहाँ पे रख दिया. तो इतना तो हमें सिमिलैरिटी मिल गई. नेक्स्ट क्या टर्म्स देखने हैं, नेक्स्ट देखना है हमें प्लस में 2ab bc, 2ab bc हमें चाहिए. और ये कहाँ से मिलेगा, क्या ये ab bc प्लस में ab bc के फॉर्म में मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कहीं 2 का फैक्टर है नहीं, मतलब एक ही टर्म 2 बार ऐड होगा. तो ab bc मिलेगा क्या, कहाँ. तो एक चीज़ देखो कि b एंड b दैट इज b स्क्वेयर ac के इक्वल है. तो जहाँ पे a
जहाँ पे आपने कह दिया कि अगर मेरे पास b टू द पावर 4 है तो इसे मैं b स्क्वेयर टाइम्स में b स्क्वेयर लिख सकता हूँ, और इस एक b स्क्वेयर को मैंने क्या लिख दिया, ac लिख दिया, तो मेरा हो गया ac टाइम्स में b स्क्वेयर। क्या मैं इसे ab टाइम्स में bc लिख सकता हूँ? मतलब एक जो b टू द पावर 4 है वो एक ab bc है। और एक और ऐसा हमें टर्म चाहिए, वो कहाँ से मिलेगा, वो देख सकते हैं a स्क्वेयर c स्क्वेयर। अगर a स्क्वेयर c स्क्वेयर को मैंने देखा क्या ये ac का होल स्क्वेयर है, ac का होल स्क्वेयर, ac इज b स्क्वेयर, मतलब ये b टू द पावर 4 है जो कि अगेन रिड्यूस होगा टू ab टाइम्स में bc, मतलब ये टर्म मैंने उठा लिया, तो प्लस में क्या हो गया 2ab bc, ये हमारा टर्म हो गया, ये लिख लिया, ये लिख लिया, ये लिख लिया। यहाँ पे जितने मैं टर्म सर्कल कर रहा हूँ उतने हम लिखते जा रहे हैं। प्लस में नेक्स्ट टर्म क्या चाहिए, नेक्स्ट टर्म हमें चाहिए 2bc cd, 2bc cd। अब ये 2bc cd कहाँ से मिलेगा, क्या ये c टू द पावर 4 है, c स्क्वेयर मुझे पता है कि ad के इक्वल है, इस चीज़ को मैं हटाता हूँ, c टू द पावर 4 मुझे पता है कि ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है c स्क्वेयर स्क्वेयर के इक्वल। c स्क्वेयर क्या है, ad है, तो इस चीज़ को मैंने c स्क्वेयर टाइम्स में c स्क्वेयर लिखा, और यहाँ पे एक c स्क्वेयर मैंने ad रख दिया, तो ad टाइम्स में c स्क्वेयर हो गया, तो ad टाइम ac टाइम्स में cd यहाँ पे हो जाता है। हमें चाहिए क्या, 2bc टाइम्स में cd। तो अगर एक चीज़ देखो, आई थिंक यहाँ पे मैंने एक चीज़ फॉल्ट की है, यहाँ पे b ही है, c स्क्वेयर इज इक्वल टू bd, तो यहाँ पे b से रिप्लेस कर दो, ये b हो गया, ये b हो गया, तो ये c टू द पावर 4 किसके बराबर आ गया, ये आ गया bc cd के बराबर। तो एक तो यहाँ पे हम लोग यूज़ कर लेंगे, लेकिन ऐसा एक और टर्म हमें चाहिए क्योंकि वी नीड 2bc cd। तो ये दूसरा टर्म क्या होगा, क्या ये b स्क्वेयर c स्क्वेयर होगा, क्योंकि अगर मैंने b स्क्वेयर में देखा दैट कांट बी, क्योंकि b स्क्वेयर में एक ac आता है, तो ये ac टाइम्स में cd होगा। तो द नेक्स्ट टर्म दैट वी कैन टेक अ लुक एट इज b स्क्वेयर d स्क्वेयर, ये bd का होल स्क्वेयर है, bd क्या है, c स्क्वेयर है, मतलब c स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, मतलब c टू द पावर 4 विच वॉज क्विट लिटरली हियर, जो कि bc cd में रिड्यूस होता है, मतलब ये भी क्या हो गया bc cd। तो मैंने ये टर्म भी उठाया, ये दोनों टर्म जब मैं लिखता हूँ और इन्हें ऐड करता हूँ तो मुझे क्या मिला, 2bc टाइम्स में cd, ये टर्म भी मिल गया। और कितने टर्म्स बचे हैं हमारे, 2 ही टर्म्स बचे हैं, सो दे शुड रिड्यूस टू आवर फाइनल आंसर। देखते हैं, a स्क्वेयर d स्क्वेयर प्लस में b स्क्वेयर c स्क्वेयर, क्या ad, क्या अगर मैं यहाँ पे देखूँ, मैंने एक चीज़ ad इज इक्वल टू bc लिखना था, आई रोट क्विट दी ऑपोजिट, ad इज इक्वल टू bc। तो ये जो a स्क्वेयर d स्क्वेयर b स्क्वेयर c स्क्वेयर के बराबर है, दैट इज टोल्ड कि ये तो होंगे, क्योंकि आपकी ad bc के बराबर है, तो इनका स्क्वेयर इज इक्वल टू इनका स्क्वेयर। ये एग्जैक्टली अब हैं किसके इक्वल, अब मैंने इसे लिख लिया कि ये अब आपका क्या हो जाएगा, 2a स्क्वेयर d स्क्वेयर के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि दे आर वेल इक्वल। तो मैंने सिर्फ a स्क्वेयर d स्क्वेयर के फॉर्म में लिखा है, और ये स्क्वेयर डी स्क्वेयर किसके बराबर आपका हो गया, क्योंकि मुझे इसे मल्टीप्लाई करना है, एंड दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय द लास्ट टर्म, मेरा हो जाना चाहिए द फर्स्ट टर्म टाइम्स में कितनी बार हम लोगों ने यहाँ पे टाइम्स में फर्स्ट टर्म मैंने फिर से लिख दिया, बट हमें चाहिए क्या, लेट मी राइट दिस टर्म हियर, इस चीज़ को मैं यहाँ लिख देता हूँ प्लस में 2ab टाइम्स में cd, वी नीड दिस थिंग राइट हियर। तो एक तो ad मैंने यहाँ से ले लिया कि एक ad आपका यहाँ पे बच गया, 2ab cd इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 2ad। अब क्या bc आपका ad के बराबर है, दैट इट क्लियरली इज। तो अब मैंने क्या कर दिया, इस bc को इस यहाँ पे 2a स्क्वेयर d स्क्वेयर है, तो ad टाइम्स में ad, एक ad को अब मैंने bc लिख दिया, तो 2ad टाइम्स में bc हो गया। तो ये चीज़ अब क्या हो गई, 2ab cd हो गई, एंड दैट इज व्हाट वी नीडेड राइट हियर, राइट देयर।
तो यहाँ पे ये तीनों टर्म्स भी कंप्लीट हो गए। एंड सिंस वी हैड एक्सपांडेड दिस इनटू दिस एंड हम लोगों ने देखा कि इनके पूरे सम इज इक्वल टू इसका पूरा सम, दिस एंटायर थिंग राइट हियर, मतलब पता चलता है कि दिस एंटायर थिंग राइट हियर शुड बी इस चीज़ का स्क्वायर। तो यहाँ पे काफ़ी जो हमारा अलजेब्रा था रफ हो गया है। ओवरऑल आपको एक ही चीज़ देखना है, हम लोगों ने क्या यूज़ किया है, ये बात यूज़ की कि यहाँ पे सिंस द फैक्ट ये जीपीए नेक्स्ट टर्म का प्रीवियस टर्म से रेशियो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, एंड द फर्स्ट टर्म टाइम्स लास्ट टर्म। मैनी पीपल विल इग्नोर दिस आइडेंटिटी, ये तो कॉमन है, ये आपको पता चल गया, यहाँ से बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, सी स्क्वायर इज इक्वल टू एंड बी डी, वो तो कॉमन है। लेकिन एक चीज़ जो कि स्किप हो सकती है कि दिस टाइम्स दिस इज इक्वल टू दिस टाइम्स दिस, एंड बिना इस चीज़ के हम लोगों ने ये वाले स्टेप नहीं कर पाते, सो कीप दैट इन माइंड। और ऐसे हमारे क्या सॉल्व हो जाते हैं, 25th प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट वी हैव 26 which has to do with geometric means. And this says insert two numbers between 3 and 81 so that the resulting sequence is GP. तो दो नंबर्स इंसर्ट करने हैं between 3 and 81. I think you can tell कि ये GP क्या होगी, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 9 होगा, मतलब ये सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 27 होगा, क्यों? क्योंकि आपको 81 दिख रहा है, 81 क्या है, 3 to the power 4 है। तो यहाँ पे अगर मैंने 3 देखा, यहाँ पे 3 स्क्वेयर देखा, यहाँ पे 3 क्यूब देखा, तो 3 to the power 4 क्लियरली मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसे देख के तो पता चल जा रहा है, लेकिन इसे फॉर्मली सॉल्व करते हैं। व्हेन आई से फॉर्मली सॉल्व करते हैं कि अगर ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती तब शायद आपको नहीं दिखता। तो क्या करते हैं, वेल 2 नंबर्स इंसर्ट करने कि चारों टर्म्स जीपी में आ जाए। जब चारों टर्म्स जीपी में आएंगे मुझे पता चलेगा कि ये जीपी का 4th टर्म है, ये पहला टर्म है, तो 4th टर्म और पहला टर्म का रेशियो शुड बी इस जीपी का जो कॉमन रेशियो है उसे कितनी बार मल्टीप्लाई किया जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए 3 बार मल्टीप्लाई किया जा रहा है। देयर यू हैव इट। 81 3 से कितनी बार में कैंसिल होता है, 27 टाइम्स में कैंसिल होता है। मतलब ये जो जीपी का रेशियो होगा ये 27 का क्या होगा, क्यूब रूट होगा। 27 का क्यूब रूट क्या है, दैट इज 3, मतलब जीपी का रेशियो इज इक्वल टू 3। तो नेक्स्ट टर्म जीपी की क्या हो जानी चाहिए, 3 टाइम्स 3 9, नेक्स्ट टर्म क्या हो जानी चाहिए, 9 टाइम्स 3 27। ऐसे हमारी बेसिकली ये चीज़ फिल हो जाती है। नेक्स्ट वी हैव 27th, find the value of n so that a to the power n plus 1 plus b to the power n plus 1 over a to the power n plus b to the power n may be the geometric mean between a and b। यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, इन दोनों के बीच ज्योमेट्रिक मीन फिल करना है। एंड वी से कि दिस इज a to the power n plus 1 plus b to the power n plus 1 over a to the power n plus में b to the power n for what value of n, ये हमारी ज्योमेट्रिक मीन होगी। एंड द फर्स्ट थिंग दैट यू डू इज कि ज्योमेट्रिक मीन का मतलब ये इन दोनों के स्क्वायर रूट के बराबर है, स्क्वायर रूट के प्रोडक्ट के बराबर है, फिर प्रोडक्ट के स्क्वायर रूट हाउ एवर यू स्पीक इट, राइट। इस चीज़ को कुछ ऐसे लिखते हैं, a टू पावर n प्लस में b टू पावर n ओवर में a टू द पावर n प्लस में b टू द पावर n, दिस ओवर दिस इज इक्वल टू दिस ओवर दिस, मतलब b टाइम्स में a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n हो गया, ओवर में a टू द पावर n प्लस 1 प्लस b टू द पावर n प्लस 1। पहली चीज़ जो कि यहाँ पे किया जाता है कि मैं कुछ कॉमन निकाल सकता हूँ। यहाँ पे हमारा क्या कॉमन निकल सकता है, पहली चीज़ इसे यहाँ पे क्या करते हैं, इस साइड ट्रांसफ़र करते हैं एंड इस चीज़ को इस साइड, इस चीज़ को इस साइड, तो क्विट लिटरली आपको वही रिजल्ट मिलेगा कि यहाँ पे हो गया 2n प्लस में 2 प्लस में यहाँ पे क्या हो गया, दिस इज, इससे कुछ ऐसे लिखते हैं a टू पावर n प्लस 1 प्लस में b टू द पावर n प्लस 1 का स्क्वेयर ओवर में a टू द पावर n प्लस में b टू द पावर n का स्क्वेयर इज इक्वल टू a टाइम्स में b। और फिर क्या कर सकते हैं, फिर इन्हें एक्सपांड भी किया जा सकता है।
बट बिफोर एक्सपांडिंग यू क्लियरली हैव टू क्या, यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव है वैल्यू ऑफ n फाइंड करना. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कि क्या a टू द पावर n को हम लोग a टू द पावर n टाइम्स में a लिख सकते हैं एंड b टू द पावर n को b टू द पावर n टाइम्स में b. सो दिस इज एक्चुअली व्हाट, दिस इज a टाइम्स में a टू n प्लस में b टाइम्स में b टू n. ओवर में क्या है, ओवर में यहाँ पे हो गया a टू n प्लस में b टू n. और इस चीज़ को मैंने क्या किया, इस चीज़ को मैंने इस साइड भेज दिया, इज इक्वल टू ए बी टाइम्स में यहाँ पे क्या है a टू n है प्लस में b टू n ओवर में a टाइम्स में a टू n प्लस 1 प्लस b टाइम्स में b टू n. इनफैक्ट n प्लस 1 अब हम लोग हटा सकते हैं, यहाँ से ये निकाल चुके हैं, प्लस में b टाइम्स में b टू द पावर n. कुछ ऐसे हमें मिलता है. तो कैंसिल एग्जैक्टली कैसे किया जाए, क्या मैं इस चीज़ को सेपरेट कर दूँ, फिर आई हैव टू लुक, इस चीज़ को इरेज कर देते हैं सो दैट वी हैव मोर स्पेस. And we erase also this part. All right. So the next thing that you do is कि अगर इस चीज़ को मैंने स्क्वेयर किया, इस चीज़ को मैंने यहाँ से स्क्वेयर कर दिया, तो मुझे a टू द पावर 2n प्लस में b टू द पावर 2n प्लस में 2a टू द पावर n b टू द पावर n समथिंग मिलना चाहिए, राइट क्योंकि इस पूरी चीज़ का स्क्वेयर हो गया एंड यहाँ पे स्क्वेयर हो गया तो a टू द पावर 2n प्लस में b टू द पावर 2n प्लस में इनका प्रोडक्ट हो जाता है. सो व्हेन यू डू दैट दिस इज a टू द पावर 2n प्लस में 2 क्योंकि n प्लस 1 है प्लस में b टू द पावर 2n प्लस में 2 प्लस में 2 टाइम्स में क्या है a टू द पावर n प्लस 1 b टू द पावर n प्लस 1 एंड ओवर में क्या है, ओवर में आपका a b एंड इस चीज़ को मैंने पूरा इधर किया, इस चीज़ को इधर किया. सो इज इक्वल टू हो गया ए बी टाइम्स में क्या, टाइम्स में a टू द पावर 2n प्लस b टू द पावर 2n और प्लस में क्या हो गया, प्लस में हो जाता है 2a टू द पावर n b टू द पावर n. यहाँ से मैं पहले क्या कॉमन निकाल सकता हूँ, बिफोर टेकिंग समथिंग आउट एज कॉमन मैंने इसे अंदर मल्टीप्लाई किया. तो जैसे अंदर मल्टीप्लाई किया यहाँ पे हो गया b a टू द पावर 2n प्लस 1 प्लस में यहाँ पे क्या हो गया a b टू द पावर 2n प्लस 1 एंड प्लस में क्या 2a टू द पावर n प्लस 1 b टू द पावर n प्लस 1. ये चीज़ इससे कैंसिल हो जाती है. यहाँ पे बचता क्या है a टू द पावर 2n प्लस 2 प्लस में b टू द पावर 2n प्लस 2 इज इक्वल टू b a टू द पावर 2n प्लस 1 और प्लस में क्या a b टू द पावर 2n प्लस 1. अब देखो यहाँ से मैंने एक a निकाल लिया, तो जैसे मैंने निकाला a टाइम्स में a टू द पावर 2n प्लस हो गया, वैसे यहाँ से मैंने एक b निकाल लिया तो प्लस में b टाइम्स में 2n प्लस 1 हो गया. एंड देन द नेक्स्ट थिंग दैट यू डू इज इस चीज़ को इधर करो, इस चीज़ को इधर करो एंड यू फाइंड a. यहाँ से अब क्या हो जाता है a टू द पावर 2n प्लस 1 कॉमन निकल गया, a माइनस b अंदर हो गया इज इक्वल टू b टू द पावर 2n प्लस 1 बाहर, a माइनस b अंदर. अब देखो प्रोवाइडेड दैट a एंड b आर डिस्टिंक्ट, यहाँ पे इट इज़ इम्पॉर्टेंट, अगर a एंड b डिस्टिंक्ट हैं, अगर a एंड b अलग हैं तभी इन दोनों चीज़ों को कैंसिल आउट कर सकते हो वरना नहीं कर सकते. दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोटिस. तो अब मैं करूँगा कि a टू द पावर 2n ओवर में 2n प्लस 1 ओवर में b टू द पावर 2n प्लस 1 इज इक्वल टू वॉट, इज इक्वल टू हमें मिला a माइनस बी ओवर में a माइनस बी, विच यू माइट से कि क्लियरली 1 है, गिवन दैट कि a एंड b अलग हैं. तो पहले उससे सॉल्व करने के लिए इसे हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं a ओवर b टू द पावर 2n प्लस 1. अब आप कहोगे इसे मैं 1 लिख रहा हूँ, तो a ओवर b टू द पावर 2n प्लस 1 1 के बराबर है, तो मैंने कहा कि a ओवर b
इज इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, 1 to the power 1/2n + 1 के बराबर होना चाहिए क्लियरली। सो द नेक्स्ट थिंग दैट आई डू इज कि हम इस चीज़ को अगर कोई नंबर सी कह दें एंड आई से कि ये क्लियरली ए और बी यहाँ पे है और ये किस चीज़ के इक्वल आ रहा, ये आपका अगर ए आपने ए और बी और इसमें से हटा लिया, दिस इज सम कॉम्प्लिकेटेड अलजेब्रा हियर। यहाँ पे मैंने क्या किया, हमें एक वैल्यू ऑफ एन निकालना है सो दैट दिस होल्ड्स ट्रू। तो एक चीज़ तो करेंगे कि a to the power 2n टाइम्स में मैंने a लिखा, ओवर में b to the power 2n टाइम्स में b कर सकता हूँ एंड आई से दैट दिस इज इक्वल टू a - b ओवर में a - b जो कि यहाँ पे मिला था। द नेक्स्ट थिंग दैट आई विल डू इज़ कि हमें इस पूरी चीज़ को इक्वल टू 1 शो करना है। तो अगर ये 1 के बराबर है एंड देन यू से कि a to the power 2n + 1 ओवर b to the power 2n + 1 1 के बराबर है, येस देयर यू गेट द हिंट, a ओवर b to the power 2n + 1 1 के बराबर है। हमने तो कहा कि a और b डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं, अलग नंबर्स है, क्योंकि तभी तो ये चीज़ 1 होगी, वरना 0 एंड 0 डिवाइड करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे क्या मिल रहा है, दिस ओवर दिस 2n + 1 के बराबर है, मतलब दिस प्लस दिस रेज टू द पावर 2n + 1 1 के बराबर है। तो ये तभी ट्रू होगा अगर n आपका नॉन ज़ीरो है, अगर ये चीज़ ये पावर नॉन ज़ीरो है तो तभी ट्रू हो सकता है, अगर a और b इक्वल है, विच इज़ ट्रू, क्योंकि देन दिस वुडंट बी वैलिड, मतलब ये पावर 0 होना पड़ेगा। मतलब आपका यहाँ पे अगर इस पूरे नंबर, इस पूरे फ्रैक्शन रैशनल नंबर a और b का पावर क्या है, 0 है, तभी इनके एक्सपोनेंट में 0 है, तभी ये नंबर 1 के इक्वल होगा। मतलब n क्या मिला, -½ तो यहाँ पे इसकी बीच की अलजेब्रा आई थिंक यू माइट से थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी, एंड सो दैट समवन कुड पॉसिबली गेट स्टक, एंड दिस लास्ट पार्ट could be said to be a little tricky certainly, but there you notice कि a - b तभी पहली चीज़ तभी कैंसिल कर रहे हो जब ये दोनों अलग हैं और यू couldn't कैंसिल, एंड द फैक्ट दैट दे अलग हैं मतलब इनकी यहाँ पे वाली जो एक्सपोनेंट है वो सिर्फ क्या हो जाना चाहिए, वो सिर्फ 0 होगी, तभी ये पॉसिबल होगा। नेक्स्ट वी हैव 28th, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 times their geometric mean, show that the numbers are in this ratio। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सम ऑफ टू नंबर्स, एक नंबर है ऑलराइट और दूसरा नंबर है b, इज इक्वल टू 6 times their geometric mean, शो दैट द नंबर्स आर इन दिस रेशियो। इसे सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है कि मेरे पास a है, यहाँ पे b है, एंड मुझे पता चला कि ये किसके इक्वल है, ये तो मेरा 2 times में इन दोनों के बीच के अरिथमेटिक मीन के इक्वल है। तो ये दो नंबर्स के बीच अरिथमेटिक मीन क्या है, फिर लिटरली द मीन ऑफ द नंबर्स। ज्योमेट्रिक मीन क्या है, द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट। तो मैंने क्या किया, जी स्क्वायर को लिखा ए बी, एंड देन आई से कि a + b इज इक्वल टू 2a और ab इज इक्वल टू जी स्क्वायर। तो क्या कर सकते हैं कि b को मैं क्या लिख सकता हूँ, जी स्क्वायर ओवर में a लिख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे किया कि a प्लस में जी स्क्वायर ओवर में a इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कैपिटल A। यहाँ पे क्या हुआ, अब a इस साइड गया, यहाँ पे हो गया a स्क्वायर प्लस में जी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्मॉल a कैपिटल A। इस साइड फिर से करो, a स्क्वायर माइनस में 2 कैपिटल A स्मॉल a प्लस में क्या हो गया, जी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्मॉल a बनती है, तो इसका जो हमारा रूट होगा 2 कैपिटल A प्लस एंड माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो जाता है, और इस चीज़ का स्क्वायर मतलब 4 कैपिटल A स्क्वायर माइनस में 4 कैपिटल G स्क्वायर, ओवर में क्या, ओवर में 2, ये क्या हो गया 2 कैपिटल A प्लस एंड माइनस यहाँ पे 2 स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर माइनस G स्क्वायर ओवर में 2। इससे ये कैंसिल, मतलब ये नंबर क्या आ गया, एक कैपिटल A प्लस एंड माइनस स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल A स्क्वायर माइनस कैपिटल G स्क्वायर। या हम लोगों ने सीधे नंबर्स इन टर्म्स ऑफ इनके अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक मीन फाइंड कर लिया। दूसरा नंबर कैसे फाइंड करेंगे, रिमेंबर a + b
इज इक्वल टू 2 कैपिटल A, तो मैंने क्या कहा, दूसरा नंबर इज़ 2 कैपिटल A माइनस में स्मॉल a, मतलब दूसरा नंबर हो जाएगा 2 कैपिटल A माइनस में 10, तो ये A माइनस प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ A कैपिटल A स्क्वेयर माइनस J स्क्वेयर। मतलब अगर पहला नंबर इसका ये वाला रूट है विच कॉरस्पॉन्ड्स टू अ प्लस हियर, तो दूसरा नंबर यही माइनस वाला होगा। पहला नंबर अगर 10 प्लस में 10 है तो दूसरा नंबर 10 माइनस में 10 होगा। ये हमें मिल गया। तो हम लोगों ने फॉर्मूला डिराइव कर लिया। अब सीधे इसे सॉल्व करते हैं। एंड क्या कहा गया इस क्वेश्चन में कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन। पहली बात, सम ऑफ टू नंबर्स, तो यहाँ पे a प्लस में b की बात की गई है एंड दैट इज सेड टू बी ट्वाइस ऑफ द इनकी अरिथमेटिक मीन एंड दैट इज 6 टाइम्स में देयर ज्योमेट्रिक मीन। सो व्हाट आई डू नेक्स्ट हियर इज, इस पूरी चीज़ को हटाता हूँ, इस पूरी चीज़ को हटाता हूँ एंड दिस एंटायर थिंग राइट हियर। आई से कि ये नंबर्स क्या होंगे, A एंड B हो जाएंगे कैपिटल A प्लस एंड माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ कैपिटल A स्क्वेयर माइनस कैपिटल G स्क्वेयर। तो पहली चीज़, इससे कैंसिल करो, कैपिटल A क्या मिला, 3 टाइम्स में कैपिटल G मिला। तो आपको क्या पता चल गया कि पहला जो नंबर होगा, क्या इसे मैं कैपिटल A प्लस में स्क्वेयर रूट ऑफ कैपिटल A स्क्वेयर इज व्हाट 9G स्क्वेयर हो गया। 9 कैपिटल G स्क्वेयर माइनस में G स्क्वेयर लिख सकता हूँ, राइट। उसके बाद में दूसरा नंबर में कैपिटल A माइनस में कैपिटल स्क्वेयर रूट ऑफ यही चीज़ कैपिटल 9 कैपिटल G स्क्वेयर माइनस J स्क्वेयर लिख सकता हूँ। इनफैक्ट अब इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, इस चीज़ को 3G लिख ही देते हैं क्योंकि हम लोग सब चीज़ J के टर्म्स में लिख रहे हैं, राइट। सो हियर वी हैव कैपिटल, यहाँ पे हो गया 3 कैपिटल G प्लस में 2√2 कैपिटल G आती है, यहाँ पे हो गया 3G माइनस में 2√2 कैपिटल G। ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, इनका रेशियो निकालना था तो A ओवर B क्या यहाँ पे मिल जाता है, इनका रेशियो करेंगे 3 प्लस में 2√2 ओवर में 3 माइनस 2√2। क्या क्वेश्चन था, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन शो दैट द नंबर्स आर इन द रेशियो 3 प्लस 2√2 ओवर में 3 माइनस 2√2। ऐसे सॉल्व हो जाता है। तो इसे सॉल्व करने के लिए फर्स्ट वी डिराइव द फॉर्मूला, एंड द स्टेप इज कि यहाँ से ये निकालो, बट देन व्हेन आई डिराइव द फॉर्मूला तो उससे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। कैसे, क्योंकि द नेक्स्ट क्वेश्चन 29th इज इफ कैपिटल A एंड कैपिटल G be the AM and GM respectively between two positive numbers, prove that the numbers are A plus and minus square root of A plus G, A minus G। तो यहाँ पे फॉर्म चेंज है, ये क्या है, A स्क्वेयर माइनस J स्क्वेयर, क्या A प्लस G A माइनस G है। एंड व्हेन यू डू दैट, हम लोगों ने कहा कि पहला नंबर हो जाएगा ये प्लस वाला, दूसरा माइनस वाला। दीज आर द नंबर्स इफ कैपिटल A एंड कैपिटल G आर द ज्योमेट्रिक अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक मीन्स रेस्पेक्टिवली, एंड दैट हमारा ऐसे नेक्स्ट प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया, दैट इज 29th। 30th देखते हैं। The number of bacteria present in a certain culture doubles every hour. If there were 30 bacteria present in the culture originally, how many bacteria will be present at the end of 2nd, 4th and nth hour? तो देखो, एक बैक्टीरिया, एक कल्चर में कुछ बैक्टीरिया हैं, हर आवर में डबल होते हैं। पहले आर्थ में नहीं, 0th आवर में, क्योंकि द क्लॉक स्टार्ट्स फ्रॉम 0 नॉट 1। 0th आवर में कितने बैक्टीरिया हैं, 30 हैं। 0th आवर में ये 30 बैक्टीरिया है, तो फर्स्ट आवर में कितने होंगे, 60 बैक्टीरिया होंगे। दैट इज फर्स्ट आवर में, क्योंकि डबल हो गए। तो अगर इनकी मैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बनाऊं, क्योंकि डबल हो रहे हैं, मतलब हर बार 2 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, तो ये 30 होगी। बट यू हैव टू सी कि n = 1 वाला टर्म कॉरस्पॉन्ड्स टू 0th आवर, फिर 60, फिर 120 एंड सो ऑन।
हमसे पूछा गया है कि सेकंड आवर में कितने, सेकंड आवर सिंस फर्स्ट आवर कौन सा है n=2 वाला टर्म, क्योंकि 0th आवर इज n=1। तो हमसे पूछा गया है कि अगर सेकंड आवर में पूछा गया तो मैं कौन सा टर्म इस सीक्वेंस का निकालूंगा, थर्ड वाला निकालूंगा, दैट इज 120। दिस इज द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन द सेकंड आवर। और फोर्थ आवर में तो आप क्या करो, फोर्थ आवर में निकालना है तो n=5 वाला टर्म, पहला टर्म क्या है 30, n=5 निकालना है तो 2 to the power 5 हो गया। इनफैक्ट इस चीज़ को और ईजिली कैसे करेंगे, और ईजिली करेंगे कि यहाँ पे 250 लिखो, 240 लिखो। नेक्स्ट टर्म क्या होगा, नेक्स्ट टर्म होगा 580, क्योंकि यहाँ पे 2 हो गया 480। ये कौन सा टर्म है, 1 2 3 4 5, फोर्थ आवर में चाहिए, फिफ्थ टर्म होगा, मतलब इतने बैक्टीरिया होंगे इन द फोर्थ आवर। एंड देन पूछा गया इन द nth आवर, तो nth आवर में कौन सा आपको इस सीक्वेंस का टर्म चाहिए, n+1 वाला चाहिए। तो इस सीक्वेंस का n+1 टर्म क्या होगा, ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म 30 टाइम्स में 2 विच इज द कॉमन रेशियो टू द पावर n, नॉट टू द पावर n+n-1, क्योंकि हमने एक बढ़ा के, सो n+1 -1 दैट इज 2 to the power n। इसका भी ऐसे हमारा आंसर निकल जाता है। नेक्स्ट वी हैव 31st, what will ₹500 amounts to in 10 years after its deposit in a bank which pays annual interest rate of 10% compounded annually। तो अगेन 0th ईयर में ये कितना है, 0th ईयर में दिस इज 500। 10 साल में टोटल कितना हो जाएगा, अगर हमारा ये जो एनुअल इंटरेस्ट रेट है जो कंपाउंड हो रहा है 10% का है, तो 10% क्या है, मतलब 500 का 10% इज लाइक 500 टाइम्स में 10/100, मतलब 500 टाइम्स में 1/10, राइट। 10% होगा तो इतने अमाउंट से इंक्रीज हो रहा, तो ये क्या है 500 प्लस में 500 टाइम्स में 1/10, ये फर्स्ट ईयर में इतनी हो जाएगी। सेकेंड ईयर में क्या होगा, सेकेंड ईयर में दिस टाइम्स में 1/10 टाइम्स में दिस टाइम्स में 1/10 प्लस में यही नंबर होगा, उसके बाद ऐसे कंटिन्यू। तो नेक्स्ट चीज़ अगर मैं लिखूँ, इस चीज़ को मैं क्या लिख रहा है, इस चीज़ को मैं 0.1 लिख रहा, सो दिस इज लाइक 500 मैंने कॉमन लिया, ये होगी 1 + 0.1, ठीक है, या फिर 1 + 1/10 जैसे भी लिखना चाहो, इसे 1/10 लिखोगे बेटर होगा एक्चुअल में। ये फर्स्ट ईयर की हो गई। सेकेंड ईयर में क्या होगा, फिर से 10% कंपाउंड हो रहा है इसी चीज़ का, सो दिस टाइम्स में क्या, दिस टाइम्स में हो गया 0.1 अगेन इसी चीज़ पे, सो दैट प्लस में 500 प्लस में दिस टाइम्स में 0.1 और उसके बाद ऐसे कंटिन्यू। तो यहाँ पे कैसे सीक्वेंस बन रही है, यहाँ पे बन रहा है 500, फिर 500 टाइम्स में 1 + 1/10, फिर 500 टाइम्स में क्या हो गया 1 + 1/10, इस चीज़ का स्क्वायर हो गया। क्या इस चीज़ का स्क्वायर होगा, क्योंकि अब इस पूरे टर्म पे, इस पूरी चीज़ पे आपका 1 + 1/10 का बेसिकली 10% का वो आपका व्हाट डू यू कॉल इट, इंटरेस्ट बन रहा है। तो अगर मैंने 10 साल में देखा ये कितना हो जाएगा इन द 10th ईयर, ये 0th ईयर है, तो 10th ईयर इसका मुझे 11th टर्म निकालना होगा, एंड दैट इज 500 टाइम्स में यहाँ पे कॉमन रेशियो क्या है 1 + 1/10 टू द पावर क्या 11 - 1 मतलब 10, और ये क्या हो गई आपके 500 टाइम्स में 10 टू द पावर 10 प्लस में 1/10 टू द पावर 10। इज दिस करेक्ट, 10 टू द पावर 10 यहाँ पे हो गई, प्लस में 1 हो गई। इनफैक्ट अगर इस चीज़ को देखा जाए तो ये क्या, यहाँ पे शायद छोटी सी अरिथमेटिक मिस्टेक है, क्योंकि दिस इज 500 टाइम्स में क्या हो गया 1 प्लस में 0.1 है, तो ये चीज़ हो गई 10 प्लस में 1 पहले उस पे पावर 10 ओवर में 10 टू द पावर 10 है,
मतलब ये बेसिकली हो गए 500 टाइम्स में 11 टू द पावर 10 ओवर में 10 टू द पावर 10, तो इसे 11 over 10 कह सकते हो, विच इज़ गोइंग टू बी 1.1. सो 500 टाइम्स में 1.1 टू द पावर 10, दैट इज़ एज इट गोज़. तो 1.1 टू द पावर 10 मतलब यही मल्टीप्लाइड बाय itself 10 times, दैट मल्टीप्लाइड बाय 500, वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी जो ये अमाउंट करता है दिस इनिशियल 500 रुपीज़ इन 10 years. Next we have last 32nd. If AM and GM of roots of a quadratic equation are 8 and 5 respectively, then obtain the quadratic equation. क्या रहा है कि एक quadratic equation है जिसके रूट्स हैं, मान लो अल्फा एंड बीटा हैं, तब अल्फा एंड बीटा की अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन बताई गई है. ये क्या है एंड व्हाट इज़ दैट? बेसिकली आपसे कहा गया कि अल्फा एंड बीटा यू हैव सच, इनके बीच में क्या कर सकता हूँ, एक अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर सकता हूँ और इनके बीच एक ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट कर सकता हूँ. तो हमसे पूछा गया कि ये तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है. तो अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट पता है तो उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी मिल जाती है. वी नो हाउ टू डू दैट. तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि पहले रूट्स पता कर सकते हैं, फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑब्टेन करेंगे. Another thing that we could do is just use this identity कि कैपिटल A अरिथमेटिक मीन इनके सम का हाफ होता है, ज्योमेट्रिक मीन इनके प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट होता है. तो मैंने यहाँ क्या किया, दोनों साइड स्क्वायर, तो कैपिटल G स्क्वायर इज अल्फा बेटा, और यहाँ पे अल्फा प्लस में बेटा क्या हो गया, 2 कैपिटल A अल्फा प्लस बेटा. एंड देन यू यूज द फैक्ट कि इफ अल्फा एंड बेटा आर द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो सकती है, दैट इज एक्स स्क्वेयर माइनस में अल्फा प्लस बेटा एक्स प्लस में अल्फा बेटा इज इक्वल टू 0. दैट इज इट. तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर माइनस में, इनफैक्ट इसका कोई भी मल्टीपल, कि यहाँ पे कोई मल्टीपल हो सकता है, बट द एंड रिजल्ट इज कि जब इस फॉर्म में रिड्यूस करोगे ऐसा मिल जाता है, और यहाँ पे अगर कोई मल्टीपल है पूरी इक्वेशन को उससे डिवाइड करते हैं, देन यू इवेंचुअली गेट टू दिस फॉर्म. तो एक्स स्क्वेयर माइनस में 2 कैपिटल A एक्स और फिर प्लस में हो जाता है अल्फा बेटा इज इक्वल टू 0. इनफैक्ट इस अल्फा बेटा को भी रिप्लेस करना है, दैट इज़ व्हाट, जी स्क्वेयर से, प्लस में कैपिटल G स्क्वेयर इज इक्वल टू 0. तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती है. There we have it. तो हमें टोटल 3 आइडेंटिटीज, 4 इफ यू विल यूज़ करना था. द अरिथमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर्स, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 नंबर्स, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कि आपके पास क्या है, कि आपके पास अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यू कैन ऑलवेज राइट इट इन सच अ फॉर्म वेयर यहाँ पे इनके सम ऑफ रूट्स रखते हो, यहाँ पे इनके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स रखते हो फॉर दैट मैटर. एंड ऐसे हमारी 32nd हमारी प्रॉब्लम भी इस एक्सरसाइज में सॉल्व हो जाती है इन A.2. इसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज बचती है इन दिस चैप्टर, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करेंगे. दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो ऑफ माइन एंड थैंक्स टू ऑल व्यूअर्स.